जी अस्सलाम वालेकुम। कैप सिक्स आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 68। आज के लेक्चर में हम अपने फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट को एक स्टेप मज़ीद आगे लेके चलेंगे। कमोडिटी रेट रिस्क मैनेजमेंट की दो टेक्निक्स थी हमारे सिलेबस में, फॉरवर्ड और फ्यूचर्स। वो दोनों हमने कर ले। आज हम एक्सचेंज रेट रिस्क या फॉरेन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट को स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको होम असाइनमेंट दी गई थी। होम असाइनमेंट में मुझे बताइए कोई प्रॉब्लम, क्वेश्चन सॉल्व हो गया था? अच्छा, बुक के अलावा दो एडिशनल क्वेश्चन हैं, ये भी आपकी होम असाइनमेंट में, ये कर लिए आपने? टैली हो गए? चले आइए इसको जरा डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन ये एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है। क्या हमारे पेपर, और ये आईकैप का क्वेश्चन है, क्या हमारे पेपर में एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे? बिल्कुल 15 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे। 15 15 10 5 15। A wheat farmer expects to harvest 50 tons of wheat in 4 months. wheat farmer है, wheat खरीदेगा बेचेगा? बेचेगा। सेलर है बायर है? आपको पता है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में सेलिंग पोजीशन डिफरेंट होती है, बाइंग पोजीशन डिफरेंट होती है। He decide to hedge his crop using future contract. फ्यूचर को अंडरलाइन करना है हमने with the following details. फ्यूचर समझ आ गया, स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है। कह रहा है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर 1 टन ऑफ व्हीट विद 4 months टू एक्सपायरी। ऊपर भी 4 month। भाई हमें जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट मिला वो भी 4 month का, हमारी प्रोडक्शन भी तैयार होगी 4 month के बाद। ये तो पीरियड एग्जैक्ट मैच कर गया, ये तो पीरियड एग्जैक्ट मैच, तो बहुत अच्छी बात है। कह रहा है जी एक्सपायर इज एट ₹20,000। 1 टन का रेट 20,000 है। इसका मतलब क्या है? 20,000 क्या है? ये एग्रीड रेट है, ये डेरिवेटिव एग्रीमेंट का रेट है। इसको लॉक इन रेट भी बोलते हैं, एग्रीड रेट भी बोलते हैं, डेरिवेटिव एग्रीमेंट का रेट भी बोलते हैं। यानी ये वो रेट है जिसके ऊपर गारंटी दिलवाई है हमें बैंक ने कि भैया इतना रेट आपको मिले ही मिले। अगर इसे कम मिला तो मेरे से पैसे ले जाना, अगर से ज्यादा मिला मार्केट में तो मुझे दे जाना। ठीक है, 20,000 ये क्या स्पॉट रेट है? ये स्पॉट रेट है, टुडे स्पॉट रेट है ये 20,000? नहीं नहीं, टुडे स्पॉट रेट नहीं है। क्या ये आफ्टर 4 month का मार्केट रेट है? एग्रीड रेट है। मैं थोड़ी देर चुप कर दो। क्या ये 4 month के बाद का स्पॉट रेट है? नहीं, ये तो डेरिवेटिव का एग्रीड रेट है। ये तो डेरिवेटिव मार्केट में जो हमने रेट एग्री किया है वो है, समझ रहे हैं? एग्रीड रेट। इसका मतलब है अब हमें कम बेश 20,000 के हिसाब से ही पैसे मिलेंगे, चाहे मार्केट में रेट 10,000 पे जाए, चाहे मार्केट में रेट 30,000 पे जाए। लेकिन फ्यूचर है ना, तो थोड़ा सा मिसमैच हो सकता है, 20,000 से ऊंच नीच हो सकती है। क्यों हो सकती है? फ्यूचर में क्यों ऊंच नीच होती है रेट की? क्योंकि क्वांटिटी मिसमैच हो जाती है, फाज राउंड ऑफ करते हैं हम। ठीक है, अगर ये फॉरवर्ड होता ना तो मैं फौरी तौर पे कह देता मेरा इफेक्टिव रेट 20,000 ही आएगा। अगर ये फॉरवर्ड के जरिए से हेजिंग हो रही होती मैं फौरी तौर पे बोल देता, क्या बोल देता कि इफेक्टिव रेट कितना है। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड के केस में एग्रीड रेट ही इफेक्टिव रेट होता है। फॉरवर्ड के केस में एग्रीड रेट ही इफेक्टिव, लेकिन ये तो फ्यूचर है। फ्यूचर में एग्रीड रेट और इफेक्टिव रेट में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। हेजिंग परफेक्ट नहीं होती। किस वजह से फर्क हो सकता है? क्वांटिटी राउंडिंग ऑफ की वजह से। लेकिन सवाल मेरा ये है, अगर क्वांटिटी राउंड ऑफ ना हो तो क्या फिर फ्यूचर भी परफेक्ट हेजिंग होगी?
बताइए। फ्यूचर में जो डिफरेंस आता है रेट का वो आता है राउंडिंग ऑफ की वजह से, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट्स को राउंड ऑफ किया होता है। लेकिन अगर फ्यूचर में राउंडिंग ऑफ ना की जाए, राउंडिंग ऑफ हो ही ना, इत्तेफाक से एग्जैक्ट आंसर आ जाए, तो क्या फिर एग्रीड रेट ही इफेक्टिव रेट नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि जिस चीज की वजह से डिफरेंस आता है वो चीज ही नहीं रही, तो डिफरेंस भी नहीं आएगा। यहां पे देखिए कह रहा है कि 50 टन मीट होगा, फार्मर सेल्स 50 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एट ₹20,000 ईच एज द स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज इज 1 टन। स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना है? 1 टन। ठीक है, तो वो जाहिर है सेल करेगा फ्यूचर के बाय करेगा? फ्यूचर सेल करेगा या बाय करेगा? सेल करेगा। क्यों सेल क्यों करेगा? क्योंकि सेलर है इसीलिए सेल करेगा। बायर होता तो फ्यूचर बाय करता। क्लियर? अच्छा, अब वो कह रहा, अच्छा अब जरा गैस कीजिए, अब आफ्टर 4 months प्राइस ऑफ व्हीट इज एक्सपेक्टेड टू बी ₹22,000। व्हाट इज द व्हीट फार्मर्स इफेक्ट? ये 22,000 क्या है भला? 4 महीने के बाद जो मार्केट का रेट होगा, 4 महीने के बाद जो स्पॉट रेट होगा, ये वो रेट है, मार्केट का रेट, जिस रेट पे एक्चुअली व्हीट सेल होनी है। व्हाट इज द व्हीट फार्मर्स इफेक्टिव रेट पर टन इफ ही डिसाइड टू हेज थ्रू फ्यूचर? इफेक्टिव रेट क्या होगा? कितने स्टूडेंट्स ने टेबल बना के इसको किया है? टेबल बनाया आपने? और बाकियों ने कैसे किया? रेगुलर? मैं वही कह रहा हूं, रेगुलर तरीके में टेबल बना के करते हैं हम। डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर लिया? कैसे किया डायरेक्ट कैलकुलेटर पे? टोटल निकाली रिसीट्स पहले, 22,000 मल्टीप्लाई बाय 50, ऐसे है। ये आगे रिसीट, फिर ये गेन है कि लॉस है? लॉस है वे भाई हमारे लिए ये, हाँ लॉस है। क्यों? दुख की बात है। कैसे दुख की बात? मार्केट में सारे 22,000 करके लेके जा रहे होंगे, हम 20 घर लेके जा रहे होंगे, तो दुख की बात है, लॉस है। माइनस कर दिया, माइनस कितना किया? 2000 मल्टीप्लाई बाय 50, तो आंसर क्या आ गया हमारा? टोटल रिसीट, उसको डिवाइड कर दिया 50 के साथ, इफेक्टिव रेट क्या आया? 20,000। अगर आपने ऐसे कैलकुलेशन की है तो आप फारिग है, क्योंकि डायरेक्ट दिया हुआ था, डायरेक्ट आ जाना था। कैसे? एग्रीड परफेक्ट हेजिंग होगी, एग्रीड रेट ही इफेक्टिव रेट होगा। ये 20,000, ये 20,000 एग्रीड रेट ही इफेक्टिव होगा। क्यों भला? क्योंकि क्वांटिटी एग्जैक्ट आ गई और राउंड ऑफ नहीं की, तो जो डिफरेंस आता है ना इफेक्टिव रेट में, वो राउंडिंग ऑफ की वजह से आता है। जब राउंडिंग ऑफ ही नहीं हुई तो डिफरेंस भी नहीं आएगा। ये है शॉर्टकट अप्रोच, जो आपको नहीं पता थी इससे पहले। ऐसा ही है ना? नहीं पता थी ना कि पता थी? चलिए, ये इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हेजिंग फॉर परचेज ऑफ कमोडिटी सिखाया, सेल था, असाइनमेंट परचेज की दे दी, नहीं हो पाई होगी आपसे? हो गई है? कितने स्टूडेंट्स ने कर लिया है? कितने स्टूडेंट्स ने नहीं की? कितने स्टूडेंट्स ने करने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया? इसके लिए करवाना पड़ेगा, इसके लिए ना ना नहीं, इसके लिए कह रहा है ए कन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चरर एंटीसिपेट्स द नीड टू परचेज 17.75 टन्स ऑफ शुगर in 3 months for its production requirement. Following data is pertinent, relevant. ये डाटा है। अंडरलाइन किसको करना भला? 17.75 को भी करना है और परचेज को भी करना है। परचेज को क्यों करना है? ये हमारी पोजीशन बताता है। बाइंग पोजीशन है, सेलिंग पोजीशन है? बाइंग पोजीशन है। इन 3 months टाइम
करंट मार्केट प्राइस ऑफ शुगर इज ₹125,000 पर टन। ये इसको बोलते क्या है? स्पॉट, 2 डेज स्पॉट रेट, 2 डेज स्पॉट रेट। और ये 2 डेज स्पॉट रेट क्या होता है? इररेलेवेंट होता है, या सिर्फ स्पॉट रेट भी कह सकते हैं इसको। ये इररेलेवेंट है। क्यों? ये हेजिंग में कहीं ये तो उस वक्त होता है जब आज ही सेल परचेज करनी हो। आज ही सेल परचेज करनी होती तो हम हेजिंग करते क्यों? हेजिंग करते ही तब है जब 3-4 महीने बाद बाइंग करनी होती है। आज थोड़ी बाइंग करनी है। इसके साथ लगा लें क्रॉस, ठीक है? मोबाइल पे क्रॉस कर दें। The manufacturer observes a future contract for 1 ton of sugar. 1 टन है 17, नहीं परफेक्ट हेजिंग नहीं हो पाएगी। मुझे इधर ही पता चल गया परफेक्ट हेजिंग नहीं हो पाएगी। 1 ton of sugar expiring in 3 months, priced at ₹135,000। ये 135,000 कौन सा रेट है? एग्रीड रेट, लॉक इन रेट, फ्यूचर रेट, डेरिवेटिव एग्रीमेंट रेट, कुछ भी कह लें, बस इसको मार्केट रेट नहीं बोलना, बस इसको स्पॉट रेट नहीं बोलना। बाकी जो मर्जी बोल ले, मेरे को कोई इतराज नहीं। क्लियर? चले जी, 135,000। तो स्ट्रेटजी क्या बनी? सेल कितने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है? 18। नहीं, सेल नहीं करना, बाय करना है। बाय पहले स्ट्रेटजी बता दो भाई, सेल वाली के बाय वाली? ये है, घर वाले के जाओ किलो दही खरीद के लाओ, तुम किलो दही बेचाओ। घर वाले हाँ, ये पूछना उनसे जो बेच गया। वो बेचारा खुद बाय करने के चक्कर में और ये सेल करवा रहा है। वो तो खुद परचेज करना चाह रहा है भाई। स्ट्रेटजी क्या होगी? सेल फ्यूचर के बाय फ्यूचर। बाय फ्यूचर क्यों? वो बायर है तो बाइंग पोजीशन होगी, बाइंग पोजीशन होगी, ठीक है? तो आएगा बाय कितने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट? 17.75 टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड साइज 1, कितने हो गए? 17.75। चाहे राउंड ऑफ करके 17 कर ले, चाहे 18 कर ले, मर्जी आपकी है। क्या करें? 18 कर लें जी, 18 कर लें। तो आ जाएगा बाय 18 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ 1 टन साइज एट द रेट ऑफ ₹135। इसको ये स्ट्रेटजी कहलाती है। स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी को लिखे, अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। स्ट्रेटजी लिखे, स्ट्रेटजी अपनी क्या है? हेजिंग स्ट्रेटजी क्या है? सेल वाला। शाबाश शाबाश। बाय 18 futures of 1 ton size at the rate of 135,000 after 3 months. अब आ जाए, अब ये एग्रीमेंट करके सुकून से अपने बिजनेस के ऊपर हमने फोकस किया, जो करना था प्रोडक्शन की। अब आगे, आफ्टर 3 months एक्चुअल मार्केट प्राइस ऑफ शुगर ड्रॉप्स टू ₹। ये ड्रॉप्स टू ₹, क्या है? ड्रॉप्स तो नहीं, ये तो इंक्रीज होना चाहिए। चले छोड़े, ड्रॉप इंक्रीज गोली मारे। 145,000। ये क्या आ गया? 145,000। अब बताइए 145,000 आया तो मैन्युफैक्चरर खुश होगा कि सैड? क्या उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फेवरेबल है कि अनफेवरेबल? फेवरेबल। कैसे साबित करें? सारी दुनिया 145,000 पे बाइंग कर रही होगी, सारी दुनिया 145,000 पे कर रही होगी। सारी दुनिया कितना पे कर रही होगी? घर से कितने लाके पे कर रहे होंगे? 140। और हम कितने पे? तो ये फेवरेबल के अनफेवरेबल? ये क्या हो गया? गेन हो गया। गेन कैलकुलेट करें, कितना हुआ? 145 माइनस 135, 10,000 इंटू 18 थे। 10,000 इंटू 18 कितना हो गया? 180,000 गेन हो गया। गेन हो गया। इफेक्टिव रेट कैसे आएगा? आप
पेमेंट देखिए कितनी होगी, एक्चुअल पेमेंट कितनी है, एक्चुअल मार्केट की, मार्केट रेट पे 17.75 मल्टीप्लाइड बाय 145, 257375। ये रिसीट है कि पेमेंट है, पेमेंट है। तो उसमें जो हमारा गेन आया था माइनस माइनस क्यों होगा, कल तो गेन ऐड कर रहे थे आप, पेमेंट आउटफ्लो है, गेन इनफ्लो है, आउटफ्लो और इनफ्लो नेट ही होंगे, करें नेट। और इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करने के लिए आखिरी सवाल यही इसी पे डिपेंड करता है आपको डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की समझ आई कि नहीं आई। कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछूं सिर्फ वो ही बोलेगा। सारी क्लास की इज्जत दाव पे लग गई है इस सवाल के जवाब पे। ये भाई जब हमने इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करना है तो एक्चुअल रेट से मार्केट रेट से मल्टीप्लाई किया, गेन लॉस जो था वो एडलेस किया, हमारे पास नेट रिसीट्स आ गई, नेट पेमेंट आ गई, नेट पेमेंट, नेट पेमेंट को डिवाइड इस, एक मिनट, इस क्वेश्चन में एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं, 17.75। शाबाश शाबाश, कॉन्ट्रैक्ट मैंने कहा शायद कॉन्ट्रैक्ट 18 बोल दे, शाबाश शाबाश शाबाश, कामयाब हो गया भाई, क्लियर ये। अच्छा जरा इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करके मुझे बताए, वो 135,000 ही आता है ना कि उसके लगभग आता है, 135,000 एग्जैक्ट नहीं आया, क्यों, फ्यूचर में परफेक्ट हेजिंग नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट राउंड ऑफ किए हैं जाहिर है, तो फिर आंसर भी उस हिसाब से थोड़ा इम्परफेक्ट आएगा। हेजिंग जब इम्परफेक्ट है तो इफेक्टिव रेट भी इम्परफेक्ट ही आएगा, क्वांटिटी क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें। तो देखिए हमने फॉरवर्ड को सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर रहे हैं, बायर के, आई कैप ने जो एग्जांपल दी वो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इसलिए बायर की एग्जांपल मैं आपको अलग से दिया करता हूं, वो भी कर लिया, फॉरवर्ड का भी फ्यूचर का भी, ये क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, पक्का। एक्सचेंज रेट की तरफ चलें, तैयार हैं, चलें। ये एक्सचेंज रेट कमोडिटी रेट से भी मुश्किल है, आप समझ रहे थे कमोडिटी रेट सबसे ज्यादा मुश्किल है, नहीं नहीं नहीं, इससे भी मुश्किल है दुनिया में चीजें। तैयार हो जाए, अब पढ़ने जा रहे हैं हम एक्सचेंज रेट रिस्क। पहले कहता है सबसे पहले तो आप समझ ले एक्सचेंज रेट होता क्या है। कभी डॉलर देखा है आपने भाई, कभी डॉलर देखा है, हाँ डॉलर के ऊपर गांधी जी की तस्वीर होती है कि कायदे आजम की होती है, कायदे आजम के, शाबाश भाई, बस कर दे बस कर दे बस कर दे। व्हाट इज एन एक्सचेंज, एक्सचेंज रेट कहते हैं प्राइस ऑफ ए करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी, एक करेंसी की प्राइस दूसरी करेंसी के मुताबिक, इसे कहते हैं एक्सचेंज रेट। यानी आम जुबान में भाई $1 कितने का है, 280 का, तो ये ₹280 पर डॉलर, ये एक्सचेंज रेट है। $1 कितने पाक रुपीस का है, ये क्या है, एक्सचेंज रेट। $1 कितने पाक रुपीस का है, ये क्या है, एक्सचेंज रेट। $1 कितने पाक रुपीस का है, एक्सचेंज। ₹1 कितने डॉलर का है, ये भी एक्सचेंज रेट है। ये तो कभी सुना ही नहीं, मैंने सुना है, क्या कहा तो भी सोच रहे हैं। हाँ हाँ, क्या कहा तो ऐसे ना करे, क्या वैल्यू होगी ऐसे बोलते हैं, क्या अमाउंट होगी उर्दू में। व्हाट इज एन एक्सचेंज रेट, कह रहा एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ ए फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ लोकल करेंसी।
जैसे ये पुराने रेट है, पुराने, ये 3 साल पुराने। फॉर एग्जाम्पल ₹200 पर डॉलर, इसका मतलब क्या है, $1 कितने का है, 200 का, और ₹250 पर ये यूरो नहीं है, पाउंड है। यूरो ऐसे करके होता है और उसके आगे ये 2 लाइनें होती है ऐसे, ये पाउंड है। कभी ACCA की फीस नहीं ना भरी तूने, इसीलिए कह रहा है, ठीक है, ये पाउंड है। 250 का 1 पाउंड मिलेगा, 200 का $1 मिलेगा। इसका मतलब क्या है, $1, इसका मतलब है बैंक आवाज लगा रहा है। बैंक क्या आवाज लगा रहा है, $1 लाओ, 200 रुपया ले जाओ, $1 लाओ, 200 रुपया ले जाओ, $1 लाओ, 200 रुपया ले जाओ। हमने कहा डॉलर कहां से लाएं, हमने बाहर कोई एक्सपोर्ट थोड़ी की है कि उधर से डॉलर आएंगे तो तुम्हें दे दें। हम तो पाकिस्तानी, हम तो ज्यादातर इंपोर्ट करते हैं। हमने डॉलर बाहर से आएंगे नहीं, बाहर भेजने हैं। अब बैंक ने आवाज बदल ली। अब बैंक क्या कह रहा है, अब बैंक कह रहा है 200 रुपये लाओ, $1 ले जाओ, 200 रुपये लाओ, $1 ले जाओ। भाई समझ रहे हैं कंसेप्ट, ये समझ में आया कि बैंक्स या जो मनी चेंजर होते हैं ये फॉरेन करेंसी बाय भी करते हैं, फॉरेन करेंसी सेल भी करते हैं, फॉरेन करेंसी बाय भी करते हैं, फॉरेन करेंसी सेल भी करते हैं। इसका मतलब है इनके पास इंपोर्टर भी आते हैं, एक्सपोर्टर भी आते हैं। एक्सपोर्टर किस लिए आएगा, एक्सपोर्टर कहेगा, एक्सपोर्टर भागा भागा आएगा, उसके हाथ में ब्रीफ केस है। बताइए उस ब्रीफ केस में डॉलर है कि पाक रुपीज है, एक्सपोर्टर आ रहा है, एक्सपोर्टर डॉलर है। एक्सपोर्टर ने बाहर चीजें भेजी हैं, वहां से डॉलर आए हैं, और ये डॉलर को पाकिस्तान में तो पाक रुपीज चलते हैं ना, तो ये जाके डॉलर से, अब गौर से सुनेगा अल्फाज, कंसेप्ट बिल्ड हो रहे हैं यहां पे। एक्सपोर्टर आएगा और बैंक को डॉलर सेल करेगा, एक्सपोर्टर आएगा, बैंक को डॉलर सेल करेगा, यानी बैंक को डॉलर देगा, रुपीज लेगा, चला जाएगा। इंपोर्टर आएगा, बैंक से डॉलर, देखे इंपोर्टर ने डॉलर लेने हैं कि देने हैं, इंपोर्टर ने डॉलर लेने हैं कि देने हैं, देने हैं डॉलर। बाहिर डॉलर, बाहिर। अच्छा आप हमेशा जंपे लगाते हैं, मैं कह रहा हूं स्टेप बाय स्टेप चलें, कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूं भैया, इधर उधर बातें करेंगे कंसेप्ट स्किप हो जाएगा। तो इंपोर्टर ने बाहर डॉलर पे करने हैं, इंपोर्टर हैज टू पे डॉलर, ठीक है, तभी तो बाहर से चीज आएगी। इसीलिए इंपोर्टर भागा भागा बैंक के पास या मनी चेंजर के पास जाएगा और कहेगा मुझे डॉलर दो, इंपोर्टर डॉलर खरीदेगा, इंपोर्टर डॉलर, यानी इंपोर्टर ने पैसे देने हैं बैंक को, बैंक ने उसे डॉलर देने हैं। इंपोर्टर डॉलर क्या करेगा, बाय करेगा, बाहर भिजवाने हैं। इंपोर्टर ने डॉलर बाय करने हैं, तो बैंक क्या, अगर इंपोर्टर बाय कर रहा है तो बैंक क्या करेगा, सेल करेगा। सुभान अल्लाह, बहुत मुश्किल कंसेप्ट था ये। अच्छा फिर से बताएं, एक्सपोर्टर आया बैंक के पास, एक्सपोर्टर बैंक, एक्सपोर्टर डॉलर सेल करेगा कि बाय करेगा, सेल करेगा, तो बैंक क्या करेगा, बाय करेगा। भाई ये बात समझ आई, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर में फर्क समझ आया? अब भैया इंपोर्टर एक्सपोर्टर में फर्क समझ आया? अगर हमने बाहर पेमेंट करनी है, हम इंपोर्टर है, हमने बैंक से डॉलर बाय करने हैं, बैंक हमें डॉलर सेल करेगा। और अगर हम एक्सपोर्टर हैं, हमें बाहर से डॉलर आएंगे, हम बैंक को डॉलर सेल करेंगे, बैंक हमसे डॉलर बाय करेगा।
ये बात समझ आ रही है? सारी डिस्कशन की समरी आपके सामने रख रहा हूं। इंपोर्टर ने बाहर पेमेंट करनी है, वो बैंक से डॉलर बाय करता है, बैंक उसे सेल करता है। एक्सपोर्टर के पास बाहर से पैसे डॉलर आएंगे, एक्सपोर्टर ने बैंक को सेल करने हैं डॉलर, और बैंक एक्सपोर्टर से बाय करेगा। ये बात समझ आ गई? आगे चलते हैं। कह रहा है रेट डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी। आई कैप ने एक जगह पे कहा है कि मैं कंसेप्ट टेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन बहुत अच्छा कंसेप्ट है और छोटा सा एक स्टेप कंसेप्ट है। कुछ जगहों पे इनडायरेक्टली यूज होता है आगे चल के किसी और कंसेप्ट में, तो इसको इसीलिए इसकी जो असल जगह है उसी के ऊपर मैं आपको समझा रहा हूं। एक्सचेंज रेट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी। आपको याद होगा मैंने अभी बोला था कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, एक करेंसी की अमाउंट दूसरी करेंसी में। तो एक्सचेंज रेट ये भी है के $1 कितने रुपीस का है, ये भी एक्सचेंज रेट है। $1 कितने रुपीस, और ₹1 कितने डॉलर का है, ये भी एक्सचेंज रेट है। हालांकि बहुत कम वैल्यू आएगी, लेकिन ये भी हाँ जी एक्सचेंज रेट है। अब दोनों में फर्क क्या है? एक होता है डायरेक्ट एक्सचेंज रेट, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सचेंज रेट। अगर तो लोकल करेंसी कह रहा है इन डायरेक्ट कोड डोमेस्टिक करेंसी इज अ न्यूमरेटर, यानी अगर लोकल करेंसी पहले आए तो ये क्या होगा, डायरेक्ट कोड, और अगर लोकल करेंसी बाद में आए, यानी यूं कह ले लोकल करेंसी ऊपर है तो डायरेक्ट कोड, और लोकल करेंसी नीचे है इनडायरेक्ट। मेरी बात समझ आ रही है? तो इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेहतर कौन सा वैसे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट है तो डायरेक्ट को ही चलाएंगे, अगर क्वेश्चन में इनडायरेक्ट कोड है तो उसे डायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे? उल्टा आगे, उल्टा आगे। भाई डायरेक्ट क्या है, ऊपर लोकल करेंसी नीचे फॉरेन करेंसी। ₹250 पर डॉलर, तो 250 पर डॉलर है ना, ये 2 या 200 पर डॉलर है, तो ये डिवाइड वाला होता है ना, डिवाइड वाला। ऊपर क्या है, लोकल करेंसी के फॉरेन, और नीचे, तो ये डायरेक्ट कोट है इनडायरेक्ट? इसको इनडायरेक्ट बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे? 200 डिवाइडेड बाय 1 डायरेक्ट है, तो 1 डिवाइडेड बाय 200 इनडायरेक्ट करे 0.00, और इनडायरेक्ट कोड में क्या होता है, फॉरेन करेंसी ऊपर, डॉलर पहले, तो ये इनडायरेक्ट है। हमारे पाकिस्तानियों के लिए ये क्या है, और ये क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट हो, असूल सुन लें, क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट हो यही यूज करेंगे, अगर इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, फिर आगे चलेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे, 1 से करें जरा, 1 डिवाइडेड बाय 0.005। क्लियर? ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ आ गया? एग्जाम टिप पढ़े। समझाया, समझ आ गया? चले अब हम मोबाइल निकाल लें और एक्सप्लोरर पे जाएं और लिखें करेंसी एक्सचेंज रेट। अभी लिख लें करेंसी एक्सचेंज रेट। कोई सी साइट ओपन कर लें जो आए। forex.com.pk आइए। ठीक है, आज क्या 26 तारीख है? हाँ, आज ही का रेट है 2:48 का। ये फॉरेक्स रेट है। ये क्या है, नजर आ रहे हैं? ऑस्ट्रेलियन डॉलर का ये रेट है। कैनेडियन, हमें इससे क्या, हमें तो यूएस डॉलर, ज्यादातर ट्रेडिंग यूएस, लेकिन याद रखिए कोई भी हो सकती है।
ये सऊदी रियाल, जापानीज यन, यूरो, कैनेडियन डॉलर, यूरो 294 का। अच्छा, यूरो में और डॉलर में एक जमाने में तकरीबन लगभग कोई 30% के करीब का फर्क था, 30-35। ये अब यूरो में और डॉलर में अब थोड़ा सा फर्क रह गया, या शायद पाउंड में था। चले हाँ छोड़े, पाउंड में फर्क है। हाँ पाउंड में भी फर्क है, मुझे याद आ गया। हाँ पाउंड में फर्क, ठीक। चले, अच्छा आप नोट कीजिए, जो चीज आपको नोट करवाना चाहता हूं, मुझे बताइए डॉलर का रेट क्या है आज का। आज 26 जून है, डॉलर का रेट क्या है? 277.7 है या 280.5? दो रेट दिए हैं, एक बाइंग है एक सेलिंग है। अहम चीज जो बताना चाह रहा हूं, हर फॉरेन करेंसी के दो रेट होंगे, एक रेट होगा बाइंग, एक होगा सेलिंग। ये रेट हमें किसने दिए हैं? कंपनी ने दिए हैं कि एक्सचेंज कर मनी चेंजर वालों ने? ये बड़ी अहम कंसेप्ट है। ये रेट हमें किसने दिया है? जिस कंपनी ने डॉलर बाय सेल करने, यानी जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर ने रेट दिए हैं कि जो मनी चेंजर है, जो बैंक वाले हैं, उन्होंने रेट दिए हैं, उन्होंने रेट। तो इसका मतलब है ये बाइंग रेट उनके लिए है, मेरे लिए नहीं है। मैंने अगर बाहर से कोई चीज मंगवानी है, मैं भागा भागा बैंक के पास जाऊंगा, कहूंगा मेरे को $1 दे दो, तो मैं कर रहा हूं बाय, बैंक क्या कर रहा है? सेल। बताइए बैंक मुझे बाइंग रेट देगा कि सेलिंग रेट देगा? सेलिंग रेट। मैं बाय कर रहा हूं, लेकिन ये एक्सचेंज रेट एक्सचेंज वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, इंपोर्टर एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होते। तो मैं जब जाऊंगा मनी चेंजर वालों के पास खरीदने के लिए, तो वो मैं बाय करूंगा, मनी चेंजर वाला क्या करेगा? तो सेलिंग रेट लगेगा। वो मेरे से 280 रुपए 55 पैसे लेगा और $1 देगा। आपने ये नहीं सोचना सिंपल कि इंपोर्टर ने बाय करना है तो बाइंग रेट है, ये बैंक के मुताबिक रेट होता है। ये रेट किसके मुताबिक होता है? हमारे मुताबिक होता ना, तो मैं आपसे कहता सीए छोड़ो, यही काम करो, मनी चेंजर के पास जाओ, उससे 277 में बाय करो और उसको अगले ही मिनट में 280 का सेल कर दो। शाम तक, सुबह 1 लाख रुपया लेके जाओ, शाम तक 5 लाख रुपया लेके वापस आओ। ऐसे भाई, अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से रेट होते तो क्या यही नहीं होता? लेकिन ऐसा नहीं होता। तो मैं आपको ये दिखाने का मकसद ये बताना था कि एक्सचेंज रेट प्रैक्टिकली एक नहीं दो होते हैं। एक बाइंग रेट होता है, एक सेलिंग रेट होता है। बाइंग रेट छोटे थोड़ा वाला होता है, सेलिंग रेट हायर वाला ज्यादा वाला होता है। और ये बाइंग और सेलिंग इंपोर्टर एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये बाइंग और सेलिंग बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये क्वेश्चन में ना भुला दीजिएगा, क्वेश्चन में ना भुला दीजिएगा भाई, ये बात याद रहेगी। क्वेश्चन में बाइंग रेट उठाना है कि सेलिंग रेट उठाना है? अगर हम बाय का, अब देखिए मैं कंसेप्ट को घुमा रहा हूं ताकि आपको कुछ समझ ना लगे। अगर हम डॉलर बाय करना चाहते हैं तो सेलिंग रेट लगेगा, अगर हम डॉलर सेल करना चाहते हैं तो बाइंग रेट लगेगा। नहीं समझ आई ना? नहीं आई समझ? क्यों? अगर हम डॉलर सेल करना चाहते हैं तो बाइंग रेट क्यों लगेगा? क्योंकि हम सेल कर रहे हैं तो बैंक बाय कर रहा है, ये रेट बैंक देता है हमें, ये कंपनी थोड़ी निकालती है घर से, ये बैंक वाले निकालते हैं या मनी चेंजर निकालते हैं। कुछ समझ आई? चले अब वापस आ जाए, अब आते हैं हम आगे चलते हैं जी। तो ये रेट एक नहीं दो होते हैं, ये बात समझ आ गई? बाइंग एंड सेलिंग रेट। पहले वाला रेट कौन से वाला होता है? छोटे वाला के बड़े वाला? छोटे वाला। इसको क्या बोलते हैं? बाइंग रेट। दूसरे वाला रेट कौन सा था? बड़े वाला। ये कौन सा है? ये बताइए डायरेक्ट कोट मेथड है कि इनडायरेक्ट? डायरेक्ट है, ठीक है। ₹208 का एक, ठीक है। तो यानी किस वक्त कौन सा रेट उठाना है ये आपने क्वेश्चन में डिसाइड करना होगा। कर लेंगे?
अगर आप एक्सपोर्टर है तो कौन सा रेट उठाएंगे? एक्सपोर्टर हैं, बाहर से डॉलर आएंगे, बागे बागे बैंक को सेल करेंगे, बाइंग रेट लगेगा, बाइंग रेट लगे। और अगर हम इंपोर्टर हैं तो इंपोर्टर है, हमने बाहर भिजवाना है डॉलर, हम बैंक से खरीदेंगे, बैंक हमें बेचेगा, सेलिंग रेट। हम इंपोर्टर हैं तो हमने फॉरेन करेंसी पे करनी है, अगर कौन सा रेट? सेल। और अगर फॉरेन करेंसी रिसीव करनी है, बाइंग। क्यों? फॉरेन करेंसी रिसीव करनी है, डॉलर आएगा, बागे बागे बैंक के पास बेचने के लिए जाएंगे, तो बैंक बाय करेगा ना। ये रेट बैंक के पॉइंट लिख ले एक्सचेंज रेट बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, एक्सचेंज रेट बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, एक्सचेंज रेट बैंक निकालता है, एक्सचेंज रेट बैंक निकालता है, ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। और ये गलती आप करेंगे क्यों? फिर टर्म यूज इन एक्सचेंज रेट हेजिंग, स्पॉट रेट, ये कौन सा रेट है? इसका एक्सचेंज रेट, ये जो भी आपको दिखाया था 26/6 लिखा हुआ था ना ऊपर, ये स्पॉट रेट था, स्पॉट रेट था। अब मुझे खुद बताइए, अगर मैंने पेमेंट करनी है 4 महीने बाद, मैंने पेमेंट करने है, एक वेबसाइट की सब्सक्रिप्शन ली हुई है, $1199 देने हैं मैंने नवंबर में, शायद 5 नवंबर को या लगभग नवंबर में। मैं बहुत परेशान हूं, क्यों? पैसे नहीं अभी 280 का है, तब तक 300 का ना हो जाए, 300 का अभी खरीद। एक तो ये अभी खरीद ले, ये हेजिंग स्ट्रेटजी नहीं होती, ये हेजिंग स्ट्रेटजी नहीं होती। क्या करना? अभी कॉन्ट्रैक्ट कर ले, ये हेजिंग स्ट्रेटजी है, ये हेजिंग स्ट्रेटजी है। तो अगर मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट करता हूं और मुझे जो डेरिवेटिव मार्केट से रेट मिलता है वो 290 का मिलता है, तो इसका मतलब क्या होगा? 290 क्या होगा? एग्रीड रेट, लॉक इन रेट। इसका मतलब है अगर मैं आज 290 वाला एग्रीमेंट कर लूं ना डेरिवेटिव मार्केट में, तो फिर चाहे डॉलर 400 का भी चला जाए, मेरे को टेंशन कोई नहीं, क्योंकि 290 की ही पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन इसका एक दूसरा मतलब भी है, अगर डॉलर 260 का हो गया तो मुझे फिर भी पेमेंट पैसे 290 के देने पड़ेंगे, समझ रहे हैं? तो ये जो 290 एग्रीड रेट है, लॉक इन रेट है, जो डेरिवेटिव एग्रीमेंट पे, फॉरवर्ड एग्रीमेंट पे, इसको क्या क्या कहते हैं हम? फॉरवर्ड रेट। क्या कहते हैं? फॉरवर्ड रेट क्या है? एक्सचेंज रेट विच इज एग्रीड इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। मार्केट का रेट नहीं, कौन सा रेट? एक्सचेंज रेट विच इज एग्रीड इन क्लियर। चलिए अब हम सीखने, अब तैयार हो गए हैं आप, बेसिक कंसेप्ट हो गए। अब हेजिंग शुरू करें एक्सचेंज रेट की। सबसे पहले इसके स्टेप्स और फॉर्मेट, और अब आपने देखना है कि ये बिल्कुल आपके लिए एक नई चीज आई। अच्छा पहले छोटी मोटी एक्सरसाइज करनी है कि नहीं करनी? चले कर रहे हैं, मेरे को क्या कर ले। If we go to bank to buy US dollar and bank quotes us following rate 203.4 into 205.65 per dollar required, what rate will be applied if we sell dollars to bank? एक मिनट ठहरे, पहले ये तो डिसाइड कर लें डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में चाहिए, डायरेक्ट में दिया हुआ है, शाबाश, हमें कोई स्टेप एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट में चाहिए था, डायरेक्ट में ही है, बेहतरीन। अब अगर हम इफ वी सेल डॉलर टू बैंक, तो हमें $1 के बदले में कितने रुपए मिलेंगे? 203.4। क्यों भाई? ये लोअर रेट है, ये तो बाइंग रेट है। बाइंग प्राइस लो होती है कि सेलिंग प्राइस? बाइंग कम होती है, सेलिंग ज्यादा होती है। ये कम है, हाँ, ये बाइंग रेट है, ये सेलिंग रेट है। भाई हम तो सेल कर रहे हैं डॉलर, तो सेलिंग रेट नहीं लगेगा? हाँ सर, ये रेट किसने दिया? बैंक ने निकाला। ये रेट किसने निकाला है? बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने सेल करना है, बैंक ने बाय करना है, बैंक बाइंग रेट देगा 203.4।
और अगर हमने बाय करना हो बैंक से, बाय करना हो बैंक से, तो बैंक कितने, बैंक कौन सा रेट लगाएगा? 205। क्यों? हमने बाय करना है तो बैंक ने सेल करना, इसीलिए सेलिंग रेट लगेगा। समझ रहे हैं? यानी खरीदने जाएंगे तो चीज मिलेगी, चीज बिकेगी 203 में, खरीदने जाएंगे तो 205 में मिलेगी, बेचने जाएंगे तो। फाइनेंस का एक बहुत बड़ा असूल है, बैंक ऑलवेज विंस। बैंक आप बिजनेस तबाह भी हो जाए ना, बिजनेस है, खरीदने वाला भी तबाह हो जाए, बेचने वाला भी तबाह हो जाए, बैंक ऑलवेज विंस। बैंक ने हमेशा कमाना ही है। ठीक है जी, चलें आगे चलते। भाई ये समझ आ गया? अच्छा, अगला क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ए पाकिस्तानी इंपोर्टर हैज टू पे $1000 in a month's time. He takes the forward rate of ₹210 into 215 per dollar. Require at which rate importer will have to settle his liability? नहीं, ये वो वाला नहीं है जो मैं सोच रहा था। एक मिनट, अरे मैं हिसाब लगा लूं। इंपोर्टर है, पे करना है, बैंक से बाय करेंगे, बैंक सेल करेगा, सेलिंग रेट लगेगा 215। तो ये टोटल कितने पे करने पड़ेंगे? 215 इंटू 1000, 2,15,000। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम इसमें? डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेट पता चल गया, बाइंग रेट सेलिंग रेट पता चल गया। आगे चले, फिर तैयार हो गए आप। एक्सचेंज फॉरवर्ड, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ये तो पढ़ चुके हैं हम। फर्क सिर्फ ये है कि पहले हमने पढ़ा था फॉरवर्ड फॉर कमोडिटी, उसमें जो बाय सेल कर रहे थे ना, वो यहाँ पे सेल और बाय था, लेकिन यहाँ पे था कमोडिटी। यहाँ पे क्या है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट विद ए बैंक, क्योंकि बैंक को ही इजाजत है फॉरेन करेंसी की। कमोडिटी तो हर कोई सेल परचेज कर सकता है ना, कोई भी रेडी लगा सकता है आलू टमाटर की, लेकिन फॉरेन करेंसी की रेडी सिर्फ बैंक को लगाने की इजाजत है, या मनी चेंजर्स जिनको इजाजत होती है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सचेंज रेट वाला है, ये बैंक के साथ होता है। टू सेल और बाय फॉरेन करेंसी, फॉर एग्जांपल डॉलर भी हो सकता, कोई और भी करेंसी हो सकती है। ये ना वो जापानीज येन की क्वेश्चन देते आप कहीं आउट ऑफ सिलेबस है, सर ने करवाया नहीं, कंसेप्ट वही होंगे। इन फ्यूचर एट रेट एग्रीड टुडे, ठीक है, कि बाय सेल होगा किस रेट में होगा? जो आज एग्री हुआ है। अच्छा, ये देखिए स्टेप इसके, ये फॉर्मेट आपने पहले जाना पहचाना है। फॉर्मेट आपको मैं बताया था, फॉर्मेट वही रखना है। पूरे फाइनेंस में हमारी स्ट्रेटजी हत्तुल इम्कान यही रही है, हत्तुल इम्कान कि फॉर्मेट सेम रखें, चाहे थोड़ा सा लेंथी हो जाए लेकिन सेम रहे, ताकि जो भी क्वेश्चन है उसके फॉर्मेट के मुताबिक सॉल्व। व्हाट इज टू बी हेज्ड? हम एक्सपोर्टर हैं, receipt of $1.2 million in 3 months through forward। हमें बाहर से $1.2 million रिसीव होना है 3 महीने के बाद फॉरवर्ड से, इसको हैज करना है। यानी परेशान होगा वो बंदा जिसने $1.2 million रिसीव करना, $1.2 million फिर भी परेशान फिर रहा है। क्यों फिर रहा है? रेट गिर ना जाए, डॉलर का रेट गिर। स्ट्रेटजी क्या होगी? सेल टोटल, क्योंकि जाहिर है ये रिसीट करेगा तो भागा भागा बैंक को सेल ही करेगा। ये स्ट्रेटजी हम इंपोर्टर एक्सपोर्टर की बना रहे होते हैं क्या बैंक की बना रहे होते हैं? हेजिंग स्ट्रेटजी कौन बना रहा होता है? इंपोर्टर एक्सपोर्टर। तो उसने सेल ही करना है, बाहर से डॉलर आएगा तो उसने क्या करना है? सेल करेगा $1.2 million किस रेट पे? एट द रेट एग्रीड इन फॉरवर्ड। स्पॉट रेट पे तो नहीं करेगा, मार्केट रेट पर नहीं करेगा, फॉरवर्ड रेट पे करेगा। बिल्कुल ठीक, क्लियर? आगे चलते हैं। गेन या लॉस ऑन फॉरवर्ड कैसे कैलकुलेट होगा? जैसे होता है एग्रीड रेट और मार्केट रेट का डिफरेंस और टोटल फॉरेन करेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यानी 1.2 मिलियन ऊपर जो क्वांटिटी है
और इधर रेट का फर्क। एग्रीड रेट कौन सा है? ये वाला। एग्रीड रेट कौन सा है? ये वाला। और मार्केट रेट कौन सा है? स्पॉट रेट, टुडे स्पॉट रेट के 3 महीने बाद का स्पॉट रेट। टुडे स्पॉट रेट तो होता ही इररेलेवेंट है, फॉरवर्ड में भी इररेलेवेंट, फ्यूचर में भी इररेलेवेंट, ऑप्शन में भी इररेलेवेंट, मनी मार्केट में शायद रेलिवेंट हो, वो भी हमें पक्का नहीं पता। वो भी रेलिवेंट नहीं है, वो भी रेलिवेंट होता तो अलग थोड़ी करता, इसको कॉमन सेंस नहीं है। मनी मार्केट में स्पॉट रेट थोड़ा ही रेलिवेंट होगा, वो भी रेलिवेंट होता तो उसको भी साथ ही भुगता देता कि हर केस में इररेलेवेंट है। अलग कर रहा हूं उसको तो किसी वजह से अलग कर रहा हूं ना, क्या कर। कैलकुलेटिंग नेट रिसीट एंड इफेक्टिव रेट, ये कैसे कैलकुलेट करना है? जैसे पहले किया था, रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ फॉरेन करेंसी एट द रेट ऑफ मार्केट। ये मार्केट रेट कौन सा है? टुडे स्पॉट रेट के 3 महीने बाद वाला। एट गेन ऑन फॉरवर्ड, ये गेन या लॉस किधर हुआ? ऊपर, ऊपर कैलकुलेट हुआ। ये ऐड होगा कि लेस होगा? रिसीट में गेन है तो ऐड होगा, रिसीट में लॉस है तो लेस होगा। और अगर पेमेंट होता, पेमेंट में गेन होता, पेमेंट में गेन होता तो नेट होता, लेस होता। पेमेंट में लॉस होता, ऐड हो जाता। बिल्कुल ठीक, फिर हो जाए, पसंद आया। रिसीट में गेन है, ऐड हो जाएगा। ऐड कर रहा हूं ये, और क्या कर रहा हूं ऐड? ये रिसीट था, रिसीट इनफ्लो है ना, गेन भी इनफ्लो है, ऐड हो जाएगा। रिसीट में लॉस है तो लेस हो जाएगा। नहीं, अब ऐसे नहीं करना, ऐसे ऐसे। चलें जी, इफेक्टिव रेट कैसे होगा? नेट रिसीट जो है डिवाइडेड बाय टोटल फॉरेन करेंसी, ये पढ़िए। चलिए, कुछ समझ आया? नहीं, कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया। है कोई माइका लाल जो क्वेश्चन 6 कर दे? कितना टाइम चाहिए आपको? मुझे इसी फॉर्मेट, पूरा फॉर्मेट चाहिए मुझे। है कोई माइका लाल जो, कितना टाइम चाहिए? 5, कल नहीं, अभी करेंगे। कल क्यों करेंगे? अभी करेंगे। 5 मिनट है आपके पास, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 5 मिनट दे रहा हूं। ये करके दिखाए, ठीक है? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप लोग भी ये करके दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको समझ आ गई, सिस्टमेटिकली चलने की आदी है तो इंशाल्लाह आप कर लेंगे। ठीक है जी, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। पॉज कर दीजिएगा जी। चलिए, टाइम खत्म हुआ। उम्मीद है आप लोगों ने गलत किया होगा, तो आइए अब इसको हम ठीक करते हैं। इसमें प्रॉब्लम एक ही थी कि रेट उसने इनडायरेक्ट कोट में दिया हुआ है, इसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना था। सिर्फ यही एक, और यही गलती की आप लोगों ने, लेकिन बहरहाल प्रैक्टिस करते हैं इसको। कह रहा है ए पाकिस्तानी इंपोर्टर हैज टू पे $1,000। $1,000 को अलग अंडरलाइन करें, पे को अलग अंडरलाइन करें। पे को किस लिए बोला? क्योंकि ये हमारी बाइंग स्ट्रेटजी बनेगी। बाइंग पोजीशन, सेलिंग पोजीशन फर्क होती है ना फाइनेंशियल मार्केट में, तो इसलिए पे है कि रिसीव है, इसको खास तौर पे आपने अंडरलाइन करना है। और $1,000 इन ए मंथ्स टाइम, महीने बाद। He obtains a forward rate of $0.00444 माइनस नहीं है, ये बेसिकली रेंज है, टू 0.004545 पर रुपी। इस रेट में एक प्रॉब्लम है, क्या? ये इनडायरेक्ट है, इसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। अब इसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना, सुन ले, क्योंकि आप लोगों ने गलत कन्वर्ट किया है। आपने कन्वर्ट करके इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे रे। पहले 2 रेट कन्वर्ट करने हैं, दोनों को कन्वर्ट करना है, सिर्फ एक को कन्वर्ट करना चाहिए, दोनों को। ये इनडायरेक्ट है, इसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। डायरेक्ट को कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? सिंपल, आपने इसको 1 से डिवाइड करना है। 1 डिवाइडेड बाय 0.00444, आंसर तकरीबन 225 आया। पॉइंट्स में फर्क है लेकिन तकरीबन 225। तो अब आपने करना क्या है, सुन लें।
लिखना है 225। क्या लिखना है? 225। अब इसको ऐसे नहीं करना अभी, ना ही इसको ऐसे करना है। 225 लिख दिया, फिर इसके बाद दूसरे रेट को भी कन्वर्ट करें। 1 डिवाइडेड बाय 0.004545 क्या आया? तकरीबन 220। अब आपने गलती क्या किया है? आपने कहा पॉइंट इंटरेस्ट में पहले था ना, उसी तरीके से कर लिया है। 225 इंटू 220। और भाईजान परेशान थे, सर बाइंग रेट ज्यादा हो गया, सेलिंग रेट कम हो गया। और भाई जो ज्यादा हो वो बाइंग रेट होता ही नहीं है, वो सेलिंग रेट होता है। इसको 225 इंटू 220 नहीं करना था, इसको 220 इधर आना था। लोअर रेट पहले आता है, बाइंग रेट पहले आता है। जो थोड़े वाला हो वो बाइंग रेट है, जो ज्यादा वाला हो वो सेलिंग रेट है। जिन्होंने ये बनाया चंद एक स्टूडेंट ने, उनको पता था, बताया था मैंने, बाइंग रेट लोअर होता है, सेलिंग रेट हायर होता है, उन्होंने ठीक किया। लेकिन जिन्होंने ऐसे किया ना 225 220, वो गलत है। वो इसको सेलिंग रेट लेके करते रहे। फांसी नहीं दे देनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए, ठीक है। हाँ चलिए, तो अब हमारे पास ये बाइंग रेट है, ये सेलिंग रेट, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा बताइए, व्हाट इज टू बी हेज? हेज क्या करना है? पेमेंट जरूर लिखना है, पेमेंट के रिसीट, क्योंकि पेमेंट बताएगी आपने बाय करना है कि सेल करना। पेमेंट ऑफ $1000 in 1 month थ्रू फॉरवर्ड। ठीक है, अब हमें फॉरवर्ड रेट क्या, अच्छा ये बताइए, क्या ये टुडे स्पॉट रेट है कि 1 मंथ के बाद का स्पॉट रेट है? कि ये स्पॉट रेट होता है मार्केट का रेट, ये 1 मंथ के बाद ये मार्केट रेट नहीं है, ना टुडेज मार्केट रेट है, ना आफ्टर 1 मंथ, ये डेरिवेटिव मार्केट का रेट है, ये फॉरवर्ड एग्रीमेंट का रेट है। फॉरवर्ड एग्रीमेंट कह लें, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कह लें, एक ही बात है। ये वो रेट है, ये मार्केट रेट नहीं है, ये रेट मार्केट रेट नहीं है, ये फॉरवर्ड एग्रीमेंट का रेट है। तो स्ट्रेटजी क्या बनेगी? बाय करें कि सेल करें? पेमेंट करनी है तो हम बाय करेंगे। स्ट्रेटजी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बन रही है, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बन रही। बाय $1000 थ्रू $1000 फॉरवर्ड एट द रेट ऑफ, बाय करना है बाइंग रेट पे कि सेलिंग रेट पे? क्यों, हम तो बाय कर रहे हैं, बैंक तो ये रेट बैंक देता है हमें, बैंक निकालता है ये। हाँ जी, हम बाय कर रहे हैं, बैंक सेल कर रहा है, तो सेलिंग रेट लगेगा एट द रेट ऑफ 225। यही गलती की थी आप लोगों ने, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट ने 220 कर दिया था। कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तो समझ आ गई, हमें पता चल गया। अब क्या करें, एग्रीमेंट कर लिया महीने के बाद, अब आ गया महीना, हो गया खत्म। अब हम किस वक्त है? महीने के बाद वाली सिचुएशन पे है। मार्केट में स्पॉट रेट आफ्टर ए मंथ, यानी स्पॉट रेट मार्केट का रेट होता है जो उस दिन का हो। अब ये महीने बाद वाला स्पॉट, आज का स्पॉट रेट नहीं है। आप ये तो नहीं सोच रहे कि ये तो इररेलेवेंट है, वो टुडे स्पॉट रेट इररेलेवेंट होता है, ये तो महीने बाद वाला है। अब मैं सोच लूं, पहले मैं फैसला करूं महीने बाद मैंने खुश होना है कि सैड होना है। मैं हिसाब किताब लगा लूं भाई, महीने मैंने पे करना है, महीने बाद सारे लोग डॉलर 250 के हिसाब से खरीद रहे होंगे, सबको डॉलर 250 का पड़ेगा, लेकिन मुझे कितने का पड़ेगा? 225 का।
गेन गेन गेन, मुझे क्या हुआ? गेन, मैं खुश हो गया, गेन। अब मैंने ये डिसाइड तो कर लिया कि गेन है, अब मैंने क्या करना है, उसे कैलकुलेट भी कर लो, कितना गेन है, कितना गेन है, कितना गेन है। $1000, $1 पे कितना गेन हुआ? 250 मार्केट रेट माइनस कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीड रेट कितना है? 225। भैया ही है ना। $1 पे कितना गेन और $1000 पे कितना गेन? 25,000 गेन है भाई, क्लियर। अब क्या करना है? रिसीट फ्रॉम, ये रिसीट वाला तो केस है ही नहीं भैया, ये तो पेमेंट वाला है। पेमेंट फ्रॉम बाइंग ऑफ फॉरेन करेंसी एट द रेट ऑफ मार्केट रेट। तो ये कितनी पेमेंट हमें मार्केट में करनी पड़े? मार्केट रेट पे करनी है ना। मार्केट रेट क्या है? 250। ये आ जाएगी 1000 इंटू 250। इसके साथ डॉलर दिल करे तो लगा ले, अच्छा लगता है, वैसे लगता है बड़ा कोई टेक्निकल सवाल किया है, डॉलर आया है। नहीं 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 लगता ऐसे डॉलर लगा। डॉलर 1000 इंटू 250 कितना? 250,000। फिर गेन है कि लॉस है? गेन ऐड होगा कि लेस होगा? पेमेंट गेन नेट अपोजिट है ना, अपोजिट डायरेक्शन, लेस होगा। लेस गेन ऑन फॉरवर्ड कितना? 25। नेट पेमेंट कितनी आ गई? 225,000। 225,000 और इफेक्टिव रेट कितना आया? नेट पेमेंट यानी पेमेंट, नेट पेमेंट यानी 225,000 डिवाइडेड बाय टोटल करेंसी, यानी 225। अरे ये क्या हुआ? अजीबो गरीब इत्तेफाक हो गया। अजीबो गरीब, अजीबो अमीर, अजीबो अमीर इत्तेफाक हो गया। ये भी 225 आ गया, ये भी 225 आ गया। ये कैसे आया भाई? ये इत्तेफाक नहीं है, यही तो हेजिंग है, यही तो हेजिंग है। फॉरवर्ड परफेक्ट हेजिंग है, क्योंकि फॉरवर्ड में हमेशा परफेक्ट हेजिंग ही होती है। कुछ कुछ समझ आई? परफेक्ट भाई, इनडायरेक्ट वाला कंसेप्ट समझ आ गया। अब आपका दोस्त आपसे कहेगा, ओ भाई सर गलत पढ़ा गए हैं, इनडायरेक्ट तो आई कैप ने कहा है कि ये टेस्ट होगा ही नहीं। आपने ना कोई बात नहीं, हमने भी सिर्फ 5 मिनट लगा के सीख लिया है, और ये आगे चल के किसी और जगह इस्तेमाल होना था तो अच्छा है अभी सीख लिया है। भाई ऐसे ना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने में 5 मिनट ही लगे हैं ना सिखाने में, आपको तो 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, ऐसा ही है। चले, तो ये नहीं समझना आपने कि टाइम जाया किया, हमने टाइम जाया नहीं किया भाई, ये क्लियर। इसी तरह की अगर और क्वेश्चन मैं आपको दूं तो आप कर लेंगे जल्दी? चले ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ओके ओके ओके। चले, ये घर जाके आपने दोबारा एक दफा ये क्वेश्चन करना है, ठीक है सर? हाँ, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।